कहानी के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम ली होता है, जो कि शॉपिंग मॉल में कुछ चीजें खरीद रहा होता है। तभी वहां पर अनाउंसमेंट हो रहा होता है। हाल ही में जेट सिटी में जानवरों के घायल होने के कई मामले सामने आए हैं। नागरिकों से अनुरोध है कि रात में बाहर ना जाएं। ली अपने मन में सोच रहा होता है एक कैन फूड को लेते हुए, कैन फूड में कोई हार्मफुल मटेरियल्स नहीं होना चाहिए। तभी वहां पर फिर से अनाउंसमेंट होती है, शहर में एक अज्ञात वायरस से दर्जनों लोग संक्रमित हो गए हैं। मीडिया लगातार कंडीशन पर नजर रखे हुए है और रिपोर्ट करेगा। तभी वहाँ पर एक लेडीज दूसरी लेडीज से बताती है, ली परिवार का बूढ़ा आदमी जो आमतौर पर अच्छे स्वास्थ्य में रहता है, कुछ दिन पहले एक आपातकालीन स्थिति में था और तुरंत मर गया। दूसरी लेडीज कहती है, क्या यह उस वायरस के कारण भी हो सकता है? वह 2 दिन भी नहीं टिक सका। हे भगवान, हाल ही में बहुत से लोग को यह बीमारी हुई है। क्या सरकार को भी अभी तक इसका कारण का पता नहीं चला है? अफसोस, इन दिनों दुनिया वास्तव में शांतिपूर्वक नहीं है। हम लोग देखते हैं ली को, जो कि शॉपिंग करके अपने कार में सामान रख रहा होता है और अपने मन में सोचता है, बीज और तत्काल भोजन सब मिल गया, मुझे बस डीजल चाहिए और बस इतना ही। फिर हम लोग ली को जाते हुए देखते हैं अपनी घर की ओर और मुझे जल्दी से घर जाना होगा और हान के लिए खाना बनाना होगा। तभी हम लोग देखते हैं उसके पास किसी का कॉल आता है और वह फोन उठाते हुए कहता है, हेलो। सामने से एक लेडीज बताती है, ली, क्या आपने मेरी पिछली प्रस्ताव पर विचार किया है? ली बताता है, मैं ऐसी नौकरी ढूंढ सकता हूँ जिससे आप बाहरी लोगों के सामने सिर ऊंचा रख सकें, लेकिन ली हान, मैं उसे किसी अनाथालय में नहीं भेजूंगा। वह लेडीज बताती है, उसका तुमसे खून का रिश्ता नहीं है। यदि तुम अपने साथ एक बच्चा लाने जा रहे हो तो मुझसे शादी के बारे में बात ना करो। ली बताता है, ली हान मेरी बहन है और परिवार की एक इम्पोर्टेंट सदस्य है। वह लेडीज बताती है, यदि तुम इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं तो चलो शादी नहीं करते, चलो अलग हो जाते हैं। ली तभी बताता है, ठीक है, लेट्स ब्रेकअप। हम लोग देखते हैं तभी उसके गाड़ी के सामने किसी जानवर का एक्सीडेंट हो जाता है। ली बताता है, यह वास्तव में सीधे कार की ओर दौड़ रहा था। वह क्या था? एक कुत्ता नहीं, यह भेड़िए जैसा दिखता है। तभी हम लोग देखते हैं उस जानवर को जिसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वह ना ही तो कुत्ता और ना ही भेड़िया बल्कि एक बकरी होता है। ली उसे देखते हुए कहता है, क्या बकवास है, इस जानवर के सर पर चोट लगी है, क्या यह अभी भी जीवित है? हम लोग देखते हैं वह बकरी झाड़ियों में चली जाती है। फिर ली अपने मन में सोचता है, इसे भूल जाओ, बेहतर होगा कि मैं चला जाऊं। इसकी सूचना ट्रैफिक पुलिस को देने की जरूरत नहीं है। फिर ली को उसके पान पर देखते हैं। पीछे से उसकी बहन आते हुए बताती है, बड़े भाई आप वापस आ गए, वह आपने बहुत सारा सामान खरीदा है, हानान भी आपकी मदद के लिए आएगी। ली उसे सामान देते हुए कहता है, फिर इसे ले लो। हानान वहाँ से जाते हुए बताती है, मैंने गौशाला में चारा डाल दिया है और पानी बदल दिया है और फसलों को भी पानी डाल दिया है। हानान बहुत थक गई है, उसे बेहतर महसूस करने के लिए बड़े भाई द्वारा बनाया गया स्टू खाना है। ली बताता है, ठीक है, तुम्हारे लालची पेट के लिए कुछ गाजर और हिरण का मांस का स्टू बनाने के बारे में क्या ख्याल है? हानान बताती है, ठीक है। तभी हम लोग देखते हैं उसका व्हाइट डॉग फसलों को खाने लगता है। हानान उसके सर पर मारते हुए बताती है, जियो भाई, तुम फसलों को नहीं खा सकते। फिर वह लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हम लोग एक गाय को देखते हैं जिसकी आंखें लाल हो जाती हैं, जो कि ली और हानान को देख रही होती है। ली खाना बना रहा होता है। हानान बताती है, बड़े भाई, मैंने कभी सूर्य ग्रहण नहीं देखा है, क्या यह सच है कि आसमान शाम की तरह पूरी तरह से अंधेरा हो जाएगा? तभी रेडियो पर अनाउंसमेंट होने लगता है, जैसा कि वादा किया था, सदी का सबसे शानदार पूर्ण सूर्य ग्रहण बिल्कुल नजदीक है। हानान अपने फूड को खाते हुए बताती है, स्वादिष्ट, न केवल बड़े भाई का शिकारी कौशल बेहतर हुआ है बल्कि उसका खाने पकाने का कौशल भी बेहतर और बेहतर हुआ है। ली बताता है सूर्य ग्रहण के बारे में अपनी बहन को यह
यह रात नहीं होगा, बात बस इतनी है कि सूरज अंधेरा हो जाएगा। इसे देखने के लिए आपको वह चश्मा पहनना होगा जो मैंने आपको दिया था। तभी रेडियो पर अनाउंसमेंट होती है, आइए उल्टी गिनती गिनना शुरू करें, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तभी हम लोग देखते हैं जैसे अनाउंसमेंट खत्म हो जाती है और सूर्य ग्रहण पूरी तरीके से हो जाता है। लाइट्स चली जाती है और हानन बताती है वह क्या हुआ, बिजली में खराबी क्यों है और यह बहुत ठंडा है। तभी हम लोग देखते हैं उसका ब्लैक डॉग कहीं पर भौंकने लगता है और रेडियो भी बंद हो जाता है। हानन बताती है देखो बड़े भाई। ली खिड़की को खोलकर देखता है तो बाहर बर्फ गिर रही होती है। ली सोचता है मध्य गर्मी में इस बर्फीले तूफान का क्या मतलब है। हानन जल्दी से घर वापस जाओ और बड़े भाई मवेशियों और भेड़ियों को बंद करने जाएगा और तुरंत वापस आ जाएगा। जियाओ भाई यहीं रुको और हानन की अच्छी देखभाल करो। और जियाओ भाई उसे व्हाइट डॉग का नाम है। हानन बताती है भाई जल्दी करो बाहर ठंड है। ली बताता है चिंता मत करो जियाओ भाई चलो चले। ली बाहर आ जाता है और हवाएं तेज होती हैं। ली बताता है धिक्कार है, कैसी तूफानी बर्फीली तूफान है। जियाओ भाई क्या तुम ठीक हो। तभी वह आसमान की ओर देखता है और देखता है कि ग्रहण पूरी तरीके से लगा होता है और बताता है ऐसे कैसे हो सकता है, सूरज यह बहुत अजीब है। ली उधर देख ही रहा होता है तभी उसका ब्लैक डॉग भौंकने लगता है। हम लोग देखते हैं ली के पीछे वह गाय आ जाता है जो कि अटैक कर रहा होता है ली के ऊपर। तो ब्लैक डॉग उस गाय के ऊपर अटैक कर देता है। ली उसके अटैक को डॉज करते हुए वहां से भागते हुए जाता है और अपने मन में सोचता है मेरा बो पास ही होना चाहिए। तभी उसको उसका बो मिलता है तो वह तीर को लोड करते हुए अटैक करने जाता है उस गाय पर। तो उसके सामने कुछ स्क्रीन टाइप शो होने लगता है। अचानक स्क्रीन शो होने से ली थोड़ा हैरान हो जाता है और हैरानी में तीर चला देता है। हम लोग देखते हैं वह सारे तीर गाय के सर पर जाकर लगती है। ली खुश हो रहा होता है कि अब वह मरने वाली है, लेकिन उसके तीरों का उस पर कुछ असर नहीं पड़ा होता है। ली अपने मन में सोचता है यह अभी भी नहीं मरा। हम लोग देखते हैं वह गाय ली पर अटैक करने आ रही होती है। ली बताता है अरे कुछ तो ठीक नहीं है, मुझे अभी कुछ और चाहिए। तभी हम लोग देखते हैं उसके सामने फिर से स्क्रीन टाइप शो होने लगता है। ली सोचता है दोबारा से कोई बात नहीं, मुझे पहले गोली मारनी होगी। तभी वह देखता है क्योंकि उसके पास तो गन ही नहीं होती है। तभी वह गाय तेजी से दौड़ते हुए आती है, ली के पेट पर अटैक करके उसे दूर ढकेल देती है। ली थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी उसके पास का ब्लैक डॉग किसी और दिशा में भौंकने लगता है। ली अपने घर को देखते हुए सोचता है लानत है, चूंकि यह गाय अचानक म्यूटेट हो गई तो हानन अब सुरक्षित नहीं है। तभी हम लोग हानन को देखते हैं जिसके सामने वह व्हाइट डॉग की आंखें रेड हो जाती है और वह भी म्यूटेट हो जाता है। हानन पूछती है जियो भाई तुम्हारे साथ क्या गलत है। तभी वह व्हाइट डॉग हानन पर अटैक कर देता है, लेकिन टाइम पर ली आ जाता है और उस डॉग को एक किक मारता है। ली अपने मन में सोचता है यहाँ तक कि जियो भाई भी म्यूटेट हो गया। ली बताता है बड़ा भाई तुम्हें सुरक्षित घर तक ले जाएगा, वहीं छिप जाओ और बाहर मत आना। हानन बताते हैं लेकिन जियाओ भाई। ली बताता है वह अभी भी खतरनाक है। ली अपने घर पर हानन को लाता है और बताता है बड़े भाई की बात सुनो, कभी बाहर मत आना। तभी उसके सामने फिर से सिस्टम स्क्रीन आती है। ली अपने मन में सोचता है दोबारा यह कोई भ्रम नहीं है, यह क्या बदतमीजी है। ली हान को घर में लाता है और बताता है जल्दी से अंदर जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए बाहर मत आना, अपने भाई पर विश्वास करो। फिर वह दरवाजा बंद कर देता है। तभी उसके पीछे व्हाइट डॉग अटैक कर देता है और जिससे ली थोड़ा चिल्लाता है। अंदर हम लोग ली हान को देखते हैं जो कि थोड़ा घबराई होती है। हम लोग देखते हैं व्हाइट डॉग पर ब्लैक डॉग अटैक कर देता है। तभी हम लोग देखते हैं ली पर वह गाय अटैक कर देती है। ली वहाँ से भागते हुए बताता है रुको जियाओ भाई, इससे छुटकारा पाने के बाद मैं तुम्हारी सहायता के लिए आऊंगा। ली वहाँ से भागते हुए जाता है और एक एक्स को उठा लेता है। तभी वह गाय उस पर अटैक कर देती है। ली उस अटैक को डॉज करता है तो गाय सामने जाकर पेड़ पे टकराती है, जिससे उस गाय की सींग उस पेड़ में अटक जाती है। यह मौका पाकर ली उस गाय पर अटैक करने जाता है। तभी उसके कंधे पर वह व्हाइट डॉग अटैक कर देता है। तभी वह गाय भी उसके पेट पर अपनी सींगों से अटैक कर देती है, जिससे ली के मुंह से खून आने लगता है। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और थोड़ी देर बाद हम लोग ली को देखते हैं। ली बता रहा होता है नहीं इसे रोको, यह इतना शोर क्यों है। फिर ली को एक नोटिफिकेशन आता है, उसे बताया जाता है
एपोकलिप्स सर्वाइविंग गेम मशीन। ली बताता है वह आवाज क्या थी, यह क्या है, घूमने वाला दरवाजा, यह बहुत शोर करता है, कम से कम पहले मुझे इन दोनों जानवरों से निपटने दो, चुप रहो। सिस्टम में लोड हो रहा होता है, प्लेयर ली, तभी ली बेहोश हो जाता है। सिस्टम में नोटिफिकेशन आ रही होती है, एपोकलिप्स सर्वाइविंग गेम सक्सेसफुली मैच हो गया, एपोकलिप्स गेम सक्सेसफुली लोड हो गया है। प्लेयर ली, आपको लेवल बी की स्किल ट्रुथ ऑफ आई दी जाती है, फिर हमें उसकी क्लास बताई जाती है जो कि क्लास बी होती है। फिर वहाँ पर ली को होश आता है। ली खुद को चेक करते हुए बताता है, मैं अभी भी जीवित हूँ? मुझे स्पष्ट रूप से सिंहों से छेदा गया था, ना मेरा फटा कपड़ा और खून के धब्बे अभी भी हैं और मेरे घाव मिट गए। यहाँ क्या चल रहा है? गाय और जियाबाई कहाँ है? फिर उसे पास्ट का कुछ सीन याद आता है जिससे उसके सर में दर्द होने लगता है। फिर वह देखता है कि पास्ट में ही वह गाय मरी होती है और दूसरी तरफ वह व्हाइट डॉग बेहोश होता है। ली अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे होश खोने के बाद क्या हुआ था? फिर उससे याद आता है कि जिसमें नोटिफिकेशन आ रहा होता है सिस्टम की तरफ से, प्लेयर ली, आप अपनी सर्वाइविंग गेम में आपका स्वागत है, प्लेयर की कंडीशन एक्टिवेट की गई। फिर हम लोग देखते हैं कि ली के अंदर से कुछ एनर्जी बाहर आने लगती है जिससे वह एक पंच बनाकर डॉग को मारकर दूर करता है और फिर उस गाय को एक्स से मारकर खत्म कर देता है। और इतनी सारी बातों को सोच कर ली चिल्लाने लगता है। ली बताता है, यह सही है, मैं एक बार मरा था लेकिन घाव वापस भर गया। वह एक्सप्लोजन मेरी एबिलिटी नहीं है, यह पॉसिबिलिटी है कि यह सब सिस्टम के कारण है। हाँ, यह वास्तव में एक खेल की तरह है। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है, गेम सक्सेसफुली लोड हो गया और शेल्टर सक्सेसफुली बन गया है, मोर पॉइंट्स सक्रिय कर दिया गया है, बिगिनर रिवॉर्ड दिया जा चुका है, प्लेयर से रिक्वेस्ट है कि वह खुद की जांच करे। ली सोचता है, लालच है, यह जानकारी सीधे मेरे ब्रेन में आ रही है। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है, डिस्ट्रक्शन सीजन का पहला दौर खत्म हो चुका है, डिस्ट्रक्शन सीजन के अगले दौर में 30 दिन का समय है, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, प्लेयर का मिशन खेल में बचे रहें और अपने शेल्टर को और मजबूत बनाए। ली सोचता है, डिस्ट्रक्शन के मौसम का पहला दौर, दूसरे शब्दों में यह तो बस शुरुआत है। पहले दौर ने जमीन को जहरीला कर दिया है जिस पर इंसान जीवन यापन के लिए निर्भर है। दूसरा दौर कैसा होगा? फिर ली व्हाइट डॉग के पास जाता है और सोचता है, सिस्टम के अनुसार जियाबाई और गाय ने गलती से रेडिएशन पॉइजनेट प्लांट खाने के बाद म्यूटेट हो गए। ली सोचता है, म्यूटेशन के बाद उनके शरीर पर मजबूत हो गए हैं और वे अत्यंत क्रूअल हो गए हैं। मुझे सबसे पहले इसे बांधना होगा और एक पिंजरे में रखना होगा ताकि यह किसी को चोट ना पहुंचाए। मुझे पहले हान की जांच करनी होगी। फिर ली घर पर आ जाता है और लाइट्स को ऑन करने लगता है और बताता है, ऐसा लगता है कि अभी तक बिजली रिस्टोर नहीं हो सकी है, कोई सिग्नल नहीं है, ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम बंद है, लेकिन डीजल जनरेटर के साथ यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन हान कहाँ है? कोई हलचल क्यों नहीं है? फिर वह हान को ढूंढने लगता है जो कि टेबल के पीछे बैठी होती है। तो फिर वह उसके पास जाता है और बताता है हान के साथ क्या गलत है। फिर उसके पास सिस्टम बताता है, नाम लिहान, कंडीशन सो रही है। हानान वहाँ पर उठ जाती है और बताती है, बड़े भाई। ली पूछता है, हानान तुमने सीधे फर्श पर सोने के बजाय गद्दे को क्यों नहीं फैलाया? हानान बताती है, हानान आज्ञाकारी है और नीचे अपने बड़े भाई का इंतजार कर रही थी। और फिर एक बड़ी सफेद रोशनी हुई और हानान को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। क्या आप ठीक है बड़े भाई? ली बताते हैं, हम चिंता मत करो हानान, अब सब कुछ ठीक हो गया है। हानान पूछती है, जियाबाई कहाँ है? ली बताता है, जियाबाई घायल है, इसीलिए वह फिलहाल हानान से नहीं मिल सकता। हानान यहीं सो जाओ, बड़े भाई को कुछ और काम को निपटाना है। फिर ली हानान को वहीं पर सुलाकर बाहर आ जाता है और सोचता है, वहाँ अब कोई म्यूटेड जानवर नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि इस सिस्टम और ऑनलाइन गेम के बीच क्या अंतर है। फिर वहाँ पर सिस्टम में कुछ खोजने लगता है और उसे मिलता है शुरुआती बोनस जिसमें कुछ आइटम होते हैं। ली बताता है, इतना ही, यह बहुत अच्छा नहीं लगता, मैंने सोचा कि इसके पास कुछ विशेष हथियार और स्किल होगा। यह क्या है? ऐसा लगता है कि इस सिस्टम की करेंसी पॉइंट्स है। फिर वहाँ पर उसे कुछ आइटम्स दिखता है और बताता है, बहुत खूब, इस चीजों को जहरीले भूमि पर बोया जा सकता है, लेकिन सिस्टम में कुछ आइटम थोड़ा महंगा होता है। फिर ली को पता चलता है कि जो आइटम जमीन से कांटेक्ट में थे वे सभी किसी तरीके से पॉल्यूटेड हो चुके हैं और अब जब नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया है तो मुझे लगता है कि इसे ठीक होने में शायद कुछ समय लगेगा। मुझे नहीं लगता कि बाहर की स्थिति बहुत आशावादी है। फिर वह बाहर
आ जाता है और जो भी चीज पॉल्यूटेड हो गई है, जो भी सब्जियां, जो भी एनिमल, उन सब चीजों को जला देता है। ली बताता है पॉल्यूशन के इन सभी शर्तों से निपटना आना चाहिए। फिर वह उन सब्जियों को जलाने के बाद एक कमरे में जाता है जो कि कुछ गन शॉप और कुछ वेपन्स की चीजें होती हैं। ली फिर डीजल जनरेटर को चालू करता है। ली वहां से एक पिस्तौल निकालता है और जेब में रख लेता है। फिर हानन के पास एक वॉकी टॉकी रखता है और बाहर चला जाता है। ली बाहर की तरफ जा ही रहा होता है, तभी उसके ऊपर कुछ म्यूटेड एनिमल अटैक कर देते हैं। ली उन सबको देखते हुए अपने मन में सोचता है आसपास के म्यूटेड जानवर मेरी ओर आकर्षित हो रहे हैं, चलो इसे जल्दी से खत्म करो। तभी उसके पीछे से एक मिलिट्री टैंक आते हुए उन सभी जानवरों को गोली मारकर खत्म कर देती है। फिर वह मिलिट्री टैंक गाड़ी के सामने जाकर रुक जाती है, जिसे देखकर ली भी अपनी गाड़ी को रोक लेता है। फिर वह मिलिट्री टैंक का ऑफिसर ली को देखता है और वॉकी टॉकी पर बताता है सड़क की सतह का अलार्म हटा दिया गया है। ली उस ऑफिसर को देखते हुए बताता है बेस के पास सैन्य बल तैनात हैं, शहर में दंगा होना चाहिए, मुझे आश्चर्य है कि झोंगलिन कैसी है। फिर वह ऑफिसर ली को बताता है बाहर खतरा है, इधर उधर मत घूमो। ली बताता है मैंने केवल इसीलिए घर छोड़ा क्योंकि वहाँ कोई आपूर्ति नहीं थी। क्या आप बता सकते हैं कि शहर में अब क्या स्थिति है? वॉकी टॉकी से आवाज आ रही होती है एरिया बी पर म्यूटेड बिल्लियों ने हमला कर दिया है, हमें तत्काल रिफोर्समेंट की जरूरत है। फिर वह ऑफिसर बताता है यदि आपको आपूर्ति की आवश्यकता है तो सरकारी आपूर्ति बिंदु पर जाए, शहर अब सुरक्षित नहीं रहा, जल्दी घर जाना बेहतर है। ली बताता है मैं समझ गया। फिर वह ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। ली अपने मन में सोचता है यहाँ तक कि सैन्य विमान भी तैनात किया जा रहा है, ऐसा लगता है कि वहाँ बहुत सारे म्यूटेड जीव हैं। हालांकि झोंगलिन और मेरा रिश्ता टूट गया है, मैं एपोकलिप्स के बाद भी इस दुनिया में टिके नहीं रह सकता, मुझे जाकर उसकी कंडीशन को देखना चाहिए, आखिरकार हम एक दूसरे को जानते थे। फिर वह शहर में आ जाता है। शहर में इधर उधर अनाउंसमेंट हो रही होती है, सभी ध्यान दे, स्ट्रीट पर लूटपाट की एक घटना हुई है, तालाब नंबर XX पर एक महिला का शव मिला है, मृत्यु का समय। ली सोचता है अभी इस सड़क पर पुलिस कार के अलावा केवल एम्बुलेंस ही है। फिर वहाँ पर हमें एम्बुलेंस को देखते हैं, मरीज का बहुत ज्यादा खून बह गया है, वह सदमे में जा रही है, जल्दी करो जल्दी करो, यह फूड पॉइजन के कारण फेफड़ों की क्षति का एक और मामला है, जल्दी करो। और ऐसी कई सारे लोग हॉस्पिटल के बाहर खड़े होते हैं जिन लोगों को बेड भी नहीं मिल रही होती है। ली सोचता है ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य सेवा अभी भी आंशिक रूप से बंद हो गई है और यह रेडिएशन प्लांट के प्रभाव से उबर नहीं पा रहे हैं, क्या मैं वास्तव में इस गेम को क्लियर कर सकता हूँ? फिर वहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही होती है, नागरिकों कृपया ध्यान दें, यह सरकार द्वारा नियमित आपातकालीन आपूर्ति खरीद साइट है, सभी को स्वच्छता से और नियमों का पालन करना चाहिए। फिर वहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर बताते हैं जल्दी मत करो, हर किसी के पास खाद्य कोटा है। ली देखता है कि आसपास के लोग खाने के लिए लड़ झगड़ रहे होते हैं। ली वहाँ से जा रहा होता है, तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से एक मोटा पर्सन उतरता है और वह इधर उधर देखता है। फिर ली के गाड़ी पर नॉक करता है और बताता है छोटे भाई क्या आप खरीदने आए हैं? ली बताता है तुम क्या चाहते हो? मोटा पर्सन बताता है अरे यह आप ही थे, मैंने तुम्हें डिपार्टमेंट स्टोर में घूमते देखा है ना? आप खाना खरीदना चाहते हैं लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर वह अपने बैग को दिखाते हुए बताता है तरबूज, टमाटर और कद्दू और चावल, आप क्या चाहते हैं? मेरे पास यह सब है। ली बताता है यदि तुम मेरे सामने इनमें से एक टुकड़ा खाने का साहस करो तो मैं उन सभी को खरीद लूंगा। मोटा पर्सन बताता है तुम्हारा इससे क्या मतलब? क्या आपको अपने दोस्त पर भरोसा नहीं है? भाई अगर मैंने यह नहीं देखा होता कि तुम खरीदने के लिए कुछ नहीं मिला तो क्या मैं तुम्हें अपनी सब्जियों बेचता? सच में आजकल के लोग। ली बताता है बस रास्ते से हट जाओ। मोटा पर्सन बताता है अरे आप ऐसी बातें क्यों करते हैं, मैं एक अच्छा नागरिक हूँ। फिर ली अपने गन को निकालता है तो वह मोटा पर्सन घबराते हुए बताता है रुको रुको भाई चलो बात करते हैं, मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूँ। ली बताता है यदि मैं तुम्हें यह हार्टलेस बिजनेस करते हुए पकड़ लूँ तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा।
बिना किसी हिचकिचाहट के। मोटा पर्सन घबराते हुए कहता है, मैं समझ गया। मोटा पर्सन अपनी सब्जियों को अपनी गाड़ी में रखते हुए कहता है, एक और डील खराब हो गई। फिर वह अपनी गाड़ी को वहाँ से लेकर चला जाता है। ली एक अपार्टमेंट में आ जाता है और नॉक करते हुए बताता है, झोंग लिन। फिर ली कारपेट के नीचे से चाबी को निकालता है और घर को खोलता है और कहता है वह घर पर नहीं है। वह अंदर देखता है कि आसपास की चीजें इधर उधर होती हैं। फिर ली अपने मन में सोचता है वह आमतौर पर एक साफ सुथरी इंसान है। फिर ली वहाँ पर कुछ चीजों को देखता है और बताता है, पॉल्यूटेड फल और दवाई के डिब्बे। यह वास्तव में क्लियनरून का एंटीबायोटिक है। इस स्थानीय फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रतिष्ठा भयानक है, वह इनसे क्यों खरीदेगी। ली बताता है, घर में खून का कोई निशान नहीं है, यह गलती से जहरीला खाना खाने के कारण नहीं है। घर में तोड़फोड़ की गई है लेकिन यह उसका तरीका नहीं है। दरवाजे पर जोर जबरदस्ती का कोई निशान नहीं है, सब कुछ बहुत जानबूझकर किया गया है। लेकिन इस आशाजनक दुनिया में वह कहाँ जा सकती है। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है। ली के घर को दिखाया जाता है, फिर उसके शेल्टर को दिखाया जाता है जिसका एरिया 30 MU होता है। सिस्टम में बताया जाता है, मछली पकड़ने, पशुपालन और फलों को उगाने के लिए यूज किया जा सकता है। ली सोच रहा होता है, बेहतर होगा कि मैं फार्म पर वस्तुओं को अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त पॉइंट्स अर्न कर लूं। ली बताता है, सिस्टम से यह शेल्टर मिला है जिसमें अगर कोई प्लांट्स लगाया जाए तो उसमें म्यूटेशन वायरस का कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर हम लोग ली को देखते हैं जो कि बीज को बो रहा होता है। फिर वहाँ पर हानान बताती है, बड़े भाई वे बीज सचमुच उग गए हैं। ली बताता है, बच्चे जल्दी आओ, उन पर नजर रखना। फिर ली को नोटिफिकेशन द्वारा बताया जाता है, टमाटर के बीज उन्हें पूरी तरह से उगने में 48 घंटे का समय लगेगा। ली बताता है, इसने काम किया। एंटी रजिस्ट्रेशन ग्रेड बीज बिल्कुल सिस्टम द्वारा बताए गए अनुसार काम करते हैं और उन बीजों को उगाने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगता जब तक मैं और अधिक पॉइंट अर्न करता हूँ। हानान और मैं निश्चित रूप से इस एपोकलिप्स के बाद की दुनिया में जीवित रह सकते हैं। हानान बताती है, हालांकि पहले लगाया गया सभी सब्जी बीज चूक गए थे और हानान को चिंता थी कि कहीं कोई भोजन नहीं बचेगा। लेकिन बड़े भाई का धन्यवाद, हम यह बीज प्राप्त करने में सफल रहे। ली बताता है, आपके बड़े भाई के पास हमेशा चीजों को लेकर एक रास्ता होता है। और क्या आपको वे नियम याद है जिनका पालन करने के लिए बड़े भाई ने आपको कहा था। हानान बताती है, मुझे काम मत समझाओ। पहला, बड़े भाई के अलावा किसी अन्य इंसान के दिया हुआ भोजन ना खाना। दूसरा, आप बड़े भाई की अनुमति के बिना खेत नहीं छोड़ सकते। तीसरा, यदि आपको कोई अजीब जानवर मिलता है तो छुप जाएं और जिया भाई पर नजर रखो, उसे वह सब कुछ न खाने देना जो वह चाहता है। ली बताता है, ठीक है, सब कुछ अच्छा है। फिर हम लोग नोटिफिकेशन देखते हैं, एंटी रजिस्ट्रेशन फसल पक गई है, कृपया इन्हें शीघ्रता से इकट्ठा कर लें। ली इन टमाटरों को देखते हुए बताता है, फसल अच्छी है। सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, एंटी रजिस्ट्रेशन टमाटो पौष्टिक होते हैं, लंबे समय तक सेवन करने से शरीर की स्थिति को प्रभावी ढंग से बढ़ा सकते हैं और स्टोर करने का समय 30 दिन। ली उसे देखते हुए सोचता है, वे भी शरीर सुधार कर सकते हैं, आइए देखिए इनका स्वाद कैसा है। फिर वह उस चीज को खा लेता है और बताता है, बहुत अच्छा, मुझे हर तरफ से गर्मी महसूस हो रही है, मुझे पिछले कुछ दिनों के काम की थकान दूर हो गई। दूसरे शब्दों में, एपोकलिप्स के बाद भोजन की कमी वाली इस दुनिया में मेरे पास न केवल भोजन है बल्कि जैसे जैसे फसल उन्नत होती है मुझे बोनस भी मिलता है। ऐसा लगता है कि मैं इस सिस्टम से पूर्ण रूप से खेत का मालिक बन जाऊंगा। फिर वह बताता है, इस सिस्टम में अलग अलग फसलों का अलग अलग ग्रेड है, जिन चीजों से अपनी पॉइंट्स अर्न कर सकता हूँ और पॉइंट से अलग अलग मटेरियल्स और फूड्स को भी खरीद सकता हूँ। फिर उसके सिस्टम में बताया जाता है अलग अलग फूड के ग्रेड के बारे में, सबसे लो ग्रेड एंटी रेडिएशन ग्रेड, उसके बाद मेडिकल ग्रेड, उसके बाद गॉड टीयर ग्रेड और उसके बाद सुप्रीम टीयर ग्रेड। और इन सभी अलग अलग ग्रेड के अलग अलग पॉइंट मिलते हैं। लेवल 1 एंटी रजिस्ट्रेशन ग्रेड के फसल 1 kg पर 1 पॉइंट। लेवल 2 मेडिकल ग्रेड के फसल 1 kg पर 100 पॉइंट। लेवल 3 गॉड टीयर ग्रेड के फसल 1 kg पर 1000 पॉइंट। लेवल 4 सुप्रीम गॉड टीयर के फसल 1 kg पर 1 लाख पॉइंट। जब तक आपके पास अंक है आप कम समय
समय में फार्म को एक टॉप टियर मिलिट्री बेस में बदल सकते हैं। ली सोचता है मैं सचमुच इसके लिए तत्पर हूँ। यह सिर्फ एंटी रजिस्ट्रेशन की फसल है। फसलों के 3 और ग्रेड आने वाले हैं, इनसे एडिशनल इफेक्ट और भी भयानक होगा। फिर वह बताता है आइए एशियन मेडिकल ग्रेड की फसलों की फसल देखते हैं। फिर वह फसलों को देखता है और बताता है जैसा कि एक्सपेक्ट था, यह एशियन मेडिकल ग्रेड 10% की दर से उग रहा है। फिर कुछ देर बाद वह फसल भी उग जाता है। सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है एशियन मेडिकल ग्रेड की गाजर विकास 100%, इफेक्ट जहर बीमारी और नकारात्मक प्रभाव से होने वाली म्यूटेशन क्षति जैसी सभी नकारात्मक प्रभाव को दूर करता है और इसे स्टोर करने का समय अनलिमिटेड है। ली सोचता है अमेजिंग, अब हमें मेडिकल के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ली उन सब फसलों को काटता है और अपने सिस्टम में बेच देता है, जिससे उसे 2000 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर वह 3 मेडिकल ग्रेड के फसलों को अपने वेयर हाउस में रख लेता है और 30 एंटी रजिस्ट्रेशन ग्रेड के फसलों को भी रख लेता है। फिर उसे सिस्टम द्वारा नोटिफिकेशन आता है कांग्रेचुलेशन, प्लेयर ने सिस्टम के पहले मिशन को कंप्लीट कर लिया है और उसके रिवॉर्ड में एक रोबोट दिया जाता है। ली थोड़ा हैरान होता है और बताता है फर्स्ट मिशन कंप्लीट करने के लिए मुझे यह रोबोट मिला, यह बहुत छोटा है, वह बहुत ही यूजलेस नहीं लगता। फिर वह रोबोट ली को घूरने लगता है। ली अपने मन में सोचता है ऐसा लगता है कि जैसे वह मुझे घूर रहा है। फिर वह रोबोट ली के हाथों से कूद जाता है और नीचे आकर उन फसलों को काटने लगता है और इकट्ठा कर देता है। ली सोचता है इसे कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रहा हूँ? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं मेरी चेतना सिस्टम से जुड़ी हूँ? क्या सिस्टम के माध्यम से रोबोट सीधे मेरे मन से आदेश प्राप्त कर सकता है? यह काफी सक्षम है, मुझे कहना होगा, लेकिन मैं जो कहता हूँ उसमें मुझे सावधान रहना की जरूरत है। यहाँ तक कि एक कृषि रोबोट भी इतना शक्तिशाली है। अगर मैं पॉइंट से एक लड़ाकू रोबोट खरीद लेता हूँ तो मुझे हानान की सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है होगी। यह काफी सुविधाजनक है। फिर ली बुलाता है हानान, यहाँ खाने का समय है, कार्टून देखना बंद करो, आज हमारे पास चिकन है। हानान भी थोड़ा खुश हो जाती है। ली बताता है यह ट्रीट फसल को काटने के लिए है। हानान बताती है बड़े भाई क्या आपने नहीं कहा था कि हमें अब से भोजन के मामले में और अधिक व्ययी होना चाहिए? ली बताता है हमने दोबारा से प्लांट्स लगा दिए हैं, इसीलिए हमें फूड की चिंता नहीं करनी चाहिए। आप घर पर खुलकर खा सकते हैं, लेकिन अगर किसी बाहरी व्यक्ति को पता चला कि आप घर पर खाना है तो आपको 3 दिन तक खाने से मना कर दिया जाएगा। हानान बताती है भोजन के बिना एक दिन गुजारना काफी क्रूअल है। हानान किसी को नहीं बताएगी, मैं समझती हूँ। ली बताता है ठीक है चलो खाते हैं। 2 दिनों तक इंस्टेंट नूडल्स खाने के बाद आपको कुछ और खाने की इच्छा हो रही होगी। हानान बताती है पहली पीस जो हाई के लिए हानान और मेरी सुरक्षा के लिए धन्यवाद। जिया हाई सबसे अच्छा है। हानान थोड़ा उदास होते हुए बताती है लेकिन जिया भाई मुझे आश्चर्य है कि क्या जिया भाई अब बेहतर महसूस कर रहा है? ली बताता है चिंता मत करो, जिया भाई अभी बहुत घायल है और अस्थायी रूप से आपसे मिल नहीं सकता। अब एक बार जब वह ठीक हो जाएगा तो मैं उसे तुम्हारे साथ खेलने के लिए बाहर आने दूंगा। हानान बताती है ठीक है। ली बताता है तो जिया भाई के आराम में खनन डालने के लिए अल्ट्री पर बिल्कुल मत जाना। हानान बताती है समझ गई। ली को कुछ नोटिफिकेशन आता है चेतावनी चेतावनी कोई आक्रमण करने का प्रयास कर रहा है, मॉनिटर स्क्रीन पर तक पहुँचे। फिर वह अपनी एबिलिटी आई ऑफ थ्रोट से देखता है कि बाहर अंकल नान आए होते हैं और पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था ली को वार्निंग आ रही होती है सिस्टम द्वारा तुम्हारे शेल्टर पर किसी ने अटैक किया है। अब हम लोग देखते हैं बाहर अंकल नान खड़े होते हैं। ली वहां पर जाता है और बताता है अंकल नान क्या कुछ गड़बड़ है? अंकल नान बताता है बॉस ली मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए। ली पूछता है क्या मदद चाहिए बताओ। अंकल नान बताता है बॉस ली क्या आपके फार्म पर कुछ भोजन है? मेरे पास वास्तव में कोई अन्य विकल्प नहीं है, मेरा घर लूट गया और मैंने जो भी खाना इकट्ठा किया था वह सब बर्बाद हो गया और बाजार में बिकने वाले खाने बहुत महंगे हैं, तो क्या आपके पास कुछ खाना उधार दे सकते हो आप? ली बताता है अंकल नान मुझे क्षमा करें, मेरे पास यहाँ भी ज्यादा स्टॉक नहीं है, म्यूटेशन में पहले उगाई गई फसल भी नष्ट हो गई। अंकल नान बताता है तो ऐसा है क्या? अंकल नान बताता है अच्छा सब ठीक है, मैं भी कई रिश्तेदारों के यहाँ गया हूँ और
में से किसी के पास भी मुझे उधार देने के लिए भोजन नहीं है। मैं भी बेशरम हो रहा हूँ। ली बताता है, मैं तुम्हें कुछ खाना दे सकता हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, और मेरे परिवार की देखभाल करने के लिए धन्यवाद। अंकल नान खुश होते हुए कहता है थैंक यू सो मच। फिर ली कुछ देर बाद एक पैकेट को लाता है और बताता है यह नूडल्स ही हैं जिन्हें मैं बचा सकता हूँ, इसलिए कृपया थोड़ा देर आराम करके और अन्य तरीकों को सोचना खाना इकट्ठा करने के बारे में। अंकल नान बताता है ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ली बताता है अंकल नान मैं आपको शुभकामना देता हूँ। अंकल नान वहाँ से जाते हुए कहता है नहीं गुड लक, हमारा सौभाग्य है। अंकल नान वहाँ से चला जाता है। ली अपने मन में सोचता है वह भोजन उसके परिवार को केवल 3 या 5 दिनों तक चला सकता है। हालांकि अब मेरे पास भोजन की कमी नहीं है, लेकिन यह अनुमान लगाना कठिन है कि भविष्य में लोग कैसे व्यवहार करेंगे, इसलिए मुझे अपने रहस्य छिपाना सीखना होगा। मुझे फ्रिज में रखी सभी नियमित सब्जियों की जरूरत नहीं है, मुझे उन्हें रात को चुपचाप दे देना चाहिए अंकल नान को। फिर हम लोग रात का सीन देखते हैं। हानान बताती है बड़े भाई मैं घर पर अपनी सीरियल को देखना चाहती हूँ। ली बताता है फार्म को अभी तक म्यूटेड जानवरों से मुक्त नहीं किया गया है, इसलिए मैं तुम्हें घर पर अकेले छोड़ नहीं सकता। हानान पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं। ली बताता है यह अंकल नान हैं जो मदद के लिए हमारे घर आए थे, हम उसके लिए खाना ले जा रहे हैं। हानान बताती है ओ मुझे याद आया, वह बहुत अच्छे दादाजी हैं और वहाँ पर एक बड़ा भाई भी है जो मुझे कैंडी देता था। ली बताता है बड़े भाई ने कहा था कि तुम एक दिन में सिर्फ एक ही कैंडी खा सकती हो। हानान थोड़ा गुस्सा करते हुए कहती है नहीं किसी ने मुझे कैंडी नहीं दी थी। हानान को यह गलत याद आया था, जुबान फिसल गई थी। फिर ली अंकल नान के घर के पास आ जाता है और सोचता है यह बहुत शांत है, यहाँ तक कि एक कुत्ता भी नहीं है यहाँ पर। ली इधर उधर देखते हुए बताता है उन्हें अपने घरेलू जानवरों के म्यूटेट होने का डर रहा होगा, इसलिए उन्होंने उन्हें छुटकारा पा लिया। ली अंकल नान के घर के पास आ जाता है। हानान बताती है यहाँ हानान के लिए स्नैक्स भी हैं। तभी ली को अंकल नान की आवाज आती है जो कि बता रहा होता है जियाओ तियान तुमने कल क्या किया, पिताजी को डराओ मत। फिर वहाँ से किसी के खांसने की आवाज आती है। फिर हम लोग एक इंसान को देखते हैं जो कि खून की उल्टियाँ कर रहा होता है और खांस रहा होता है। अंकल नान बताता है मेरे बेटे क्या आप अभी बेहतर नहीं थे, आप फिर से खून की उल्टी क्यों कर रहे हैं, और यह कहकर रोने लगता है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर काफी सारा खून गिरा होता है। अंकल नान कहता है नहीं उसे क्या हुआ। ली अपने मन में सोचता है उसे क्या हुआ। हानान पूछती है बड़े भाई अंकल नान के बेटे को क्या हुआ, वह खून की उल्टी क्यों कर रहा है, क्या वह मरने वाला है। ली बताता है ठीक है हानान देखना बंद करो। ली अपने मन में सोचता है यह लक्षण गलती से रेडिएशन सब्जियों को खाने के बाद हुआ है, क्या उन लोगों ने म्यूटेशन वाले सब्जियां खा लिए थे। फिर ली को याद आता है उस गाजर के बारे में और कहता है 1 मिनट रुको, यह सही है, मैं इस पर उस गाजर को आजमा सकता हूँ, चाहे वह बचे या ना बचे यह उस पर निर्भर करता है। फिर हम लोग अंकल नान और उसके बेटों को देखते हैं। अंकल नान बताता है जियाओ तियान चलो मेरे बेटे लौट जाओ, हॉस्पिटल में इन डॉक्टरों ने कहा कि कोई बिस्तर नहीं बचा है, उन्होंने यह भी कहा कि अगर बिस्तर होता तो भी आपका इलाज संभव नहीं होता। हम लोग देखते हैं वह दोनों काफी रो रहे होते हैं और अंकल नान के बेटे के आँख बहुत ज्यादा लाल हो जाता है। तभी वहाँ पर खिड़की को तोड़ते हुए एक पोटली आकर गिरती है। अंकल नान चिल्लाते हुए कहता है वह किसने फेंका, वहाँ से बाहर निकलो। उसका बेटा बताता है खांसते हुए 1 मिनट रुको, उसे देखो वह क्या है। अंकल नान कहता है ठीक है हिलना मत, डैड एक नजर डालेगा। फिर वह उस पोटली को खोलकर देखता है जिसमें कुछ सब्जियां होती हैं और अंकल नान कहता है यह तो सब्जी है बेटा, यह ताजी सब्जियां हैं। और यह पेपर में क्या है। वह देखता है कि उस पेपर में एक गाजर होता है और उस पेपर पर कुछ लिखा होता है यदि तुम नहीं चाहते कि वह मर जाए तो उसे यह खिलाओ। अंकल नान कहता है क्या पागलपन है, बड़े से बड़ा हॉस्पिटल उसका इलाज नहीं कर सकता, गाजर खाने से उसका इलाज हो सकता है, क्या मजाक है। फिर रोते रोते उसका बेटा कहता है अब ताजी सब्जी खाने का क्या फायदा। अंकल नान कहता है मेरे बेचारे बेटे तुम्हारा डैड बेकार है, और वह अपनी आंखों पर हाथ रखकर रोने लगता है। उसका बेटा कहता है डैड, और अपने हाथों से उसके हाथ को पकड़ते हुए बताता है मुझे यह आजमाना है, अगर मैं यह ऐसा ही पड़ा रहा तो मैं मर जाऊंगा, मैं जीना चाहता हूँ। उसका डैड अपने आंसुओं को पोंछता है और बताता है हॉस्पिटल किसी भी तरह से तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता, मैं तुम्हें अपने सामने
मरते हुए नहीं देख सकता। उसका बेटा बताता है यह यहाँ इसे आजमाओ। अंकल नान उसे गाजर को खिलाते हुए बताता है इसे जल्दी से चबाओ बेटे। फिर उसका बेटा गाजर को खाने लगता है। हम लोग उसके शरीर में कुछ होते हुए देखते हैं, जिससे उसका डैड थोड़ा चिंता हो जाता है और कहता है यह क्या हो रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि वह अपने बेड से उठकर खून की उल्टियाँ करने लगता है और कुछ देर बाद खून की उल्टी करते हुए थोड़ा सा रुक जाता है और उसका डैड कहता है यह काम कर गया, तुम बच गए, यह बहुत बढ़िया है बेटा। बाहर से ली उसे देख रहा होता है और खुश हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक रखी गई लाइट जलने लगती है। ली सोचता है बिजली वापस आ गई, फिर सिग्नल भी अच्छा हो जाना चाहिए। फिर वह अपने फोन में जोंगलिंग को फोन लगाने लगता है। फोन की रिंग बज रही होती है। फिर उसके फोन पर आता है आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल अनुपलब्ध है, कृपया बाद में प्रयास करें। फिर हम लोग जैंग लिंग को देखते हैं जिसका फोन बज रहा होता है, जो कि एक कार में होती है और उस कार में कुछ और भी लोग होते हैं। उसमें से एक बताता है लानत है, यह बहुत शोर कर रहा है, किसका फोन बज रहा है? ओ सिग्नल वापस आ गया। दूसरा पर्सन कहता है यह पीछे वाली महिला का है, जाओ और उसका फोन बंद कर दो। इस डिलीवरी के बाद हमें कितना खाना मिलेगा? एक पर्सन पूछता है। एक मोटा पर्सन बताता है हमें कम से कम कुछ महीनों तक के खाने पीने का चिंता नहीं करना पड़ेगा। मेरा मोटा भाई के साथ काम करना वाकई रोमांचक है। और ऐसा कर कर वह लोग हंसने लगते हैं। और एक पर्सन पूछता है आपको क्या लगता है कि वह इन लोगों को किस लिए चाहता है? दूसरा पर्सन कहता है किसे पढ़िए, हम सिर्फ पैसा लेते हैं और चुप हो जाते हैं। फिर वह लोग हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और ली को दिखाया जाता है। हानान पूछती है बड़ा भाई कितना शक्तिशाली है? हानान बताती है मैंने देखा कि भाई जियातियान को कितनी खून की उल्टी हुई और गाजर खाने से ही वह ठीक हो गया। भाई जियातियान का शरीर कुछ ही समय में भूरे से नीले रंग में बदल गया, बहुत अच्छा है। और ऐसा कहकर वह अपने इमेजिनेशन की दुनिया में खो जाती है और कुछ अजीब अजीब बातें इमेजिन करने लगती है। ली भी अपने मन में सोचता है हानान क्या इमेजिन कर रही है। तभी हम लोग देखते हैं उसके गाड़ी पर कोई जानवर कूद जाता है। ली अपनी गाड़ी को रोकते हुए कहता है छत पर क्या हुआ? तभी उसके शीशे पर किसी का पंजा आता है और एक शैडो दिखाई देती है। फिर हमें उस शैडो में एक मंकी म्यूटेशन दिखाया जाता है। ली बताता है हानान से कसकर पकड़ो। फिर वह गाड़ी को तेजी से इधर उधर भगाने लगता है ताकि वह बंदर नीचे गिर जाए, लेकिन वह बंदर गिरता नहीं और उस गाड़ी को कसकर पकड़ लेता है। हम लोग देखते हैं वह बंदर थोड़ा गुर्राने लगता है। ली अपने गन को निकालते हुए कहता है हानान से नीचे झुक जाओ। फिर वह उस शीशे के कोने पर गोली चला देता है। बंदर वहां से उछलकर उसके गाड़ी के सामने आ जाता है। ली अपनी गाड़ी को तेजी से भगाते हुए कहीं पर ले जाने लगता है और एक स्टोन से ले जाकर टकरा देता है। उसके बाद अपनी गन को निकालता है और उसके खोपड़ी में एक होल कर देता है गन से। फिर वह गाड़ी से उतरता है और देखता है उस म्यूटेशन को जिस पर एक सीरियल नंबर होता है जो कि 5 नंबर होता है। ली सोचता है यह कहाँ से आया? आसपास में ना तो कोई फार्म है और ना ही चिड़ियाघर। आसपास में तो उस मेडिकल होम की एक बिल्डिंग है। फिर हमें उस बिल्डिंग को दिखाया जाता है। फिर हमें ली को उसके घर पर दिखाया जाता है। ली बताता है हान जियाओ एनिमेशन देखो, बड़े भाई को कुछ करना है। हानान बताती है ठीक है। फिर ली व्हाइट डॉग के पास आ जाता है जिसे एक पिंजड़े में बंद कर रखा होता है। फिर हमें उस व्हाइट डॉग को देखते हैं जिसकी आंखें काफी लाल होती है और वह काफी गुस्से में भी होता है। ली अपने हाथों में एक ग्लव्स पहन लेता है और सिस्टम से कहता है मुझे एक गाजर दो। फिर वह उस गाजर को हानान को उस डॉग को खिला देता है और सोचता है चूंकि यह दवा म्यूटेशन सब्जियों से विषैले पदार्थों को निकाल सकती है, मतलब कि यह गाजर से किसी भी म्यूटेशन को रोका जा सकता है। तुम निश्चित रूप से अपने पुराने स्वरूप में वापस लौट सकते हो व्हाइट डॉग। फिर वह उस डॉग को वह गाजर खिला देता है और सोचता है प्लीज प्लीज यह काम करना चाहिए। हम लोग देखते हैं उस गाजर का उस व्हाइट डॉग पर कुछ असर नहीं पड़ा होता है और वह ली पर अटैक करने जाता है जिसकी आवाज हानान को भी आ जाती है। हानान वहाँ पर उठते हुए अपने मन में सोचती है कि ना कितना बड़ा दहाड़ है, मैं थोड़ा डरी हुई हूँ, बड़े भाई अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए। फिर वह वहाँ से जाते हुए बताती है मैं बड़े भाई को ढूंढने जा रही हूँ। फिर वह ली के पास आ जाती है और अपने मन में सोचती है यहाँ पर है बड़े भाई, चलो बड़े भाई से छुपकर बातें करें। और हंसते हुए उसके पीठ के पास जाती है और बूम करके डराने की कोशिश करती है और हंसने लगती है। ली पीछे मुड़ के कहती है हानान पूछती है क्या आप डर गए? तभी वह कुछ देखकर शॉक हो जाती है। वह देखती है कि व्हाइट डॉग वहाँ पर मरा पड़ा होता है जिसे देखकर हानान थोड़ा बेहोश हो जाती है। ली
ली बताता है हानान खुद को संभालो। हानान पूछती है क्यों बड़े भाई, क्या हमारे पास गाजर नहीं है जो जीवन बचा सकता है? इसे जल्दी से जियाओ बाई को खिला दो। ली बताता है गाजर उन जीवित प्राणियों को नहीं बचा सकता जो पहले से ही म्यूटेट हो चुके हैं। जियाओ बाई रोते हुए कहती है मुझे यह नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहती कि जियाओ बाई इस तरह से व्यर्थ में मारा जाए। और इसी देखते हैं हानान और ली व्हाइट डॉग को दफना देते हैं और उसके ग्रेवयार्ड के पास खड़े होते हैं। ली बताता है यहाँ पर ठंड बढ़ रही है, अब हमें घर पर चलना चाहिए। फिर कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं ली घर पर होता है और वह हानान से कहता है हानान चलो डिनर का टाइम है, खाना खा लो, आज तुम्हारे मनपसंद की चीज़ बनी है। जिसे सुनने के बाद हानान कुछ नहीं बोलती और वह अपनी टीवी को देखने लगती है। फिर ली ब्लैक डॉग से कहता है हानान के साथ घर में रहो, मुझे बाहर कुछ काम है। फिर हम लोग नोटिफिकेशन देखते हैं जिसपे बता रहा होता है रेडिएशन ग्रेड के फसल पक चुके हैं, इसे जल्दी से काट लो। फिर ली उन सभी फसलों को काट लेता है। नोटिफिकेशन आता है कि फसल कट चुके हैं, रेडिएशन ग्रेड के फसल 500 kg हैं और एंसेंट मेडिकल ग्रेड के फसल 10 kg। फिर हम लोग देखते हैं उसके कंधे पर वह कृषि रोबोट भी होता है। फिर वह अपने फसलों को उनमें बेचने लगता है और कुछ फसलों को अपने फार्म में भी रख लेता है। फिर उसके बाद वह अपने शेल्टर को अपग्रेड कर देता है जिससे वह 2 लेवल के शेल्टर में बदल जाता है। फिर उसे नोटिफिकेशन आती है वार्निंग, ली तियान का रक्षा स्तर लेवल 3 पर है, यह केवल छोटे जंगली जानवरों से बचा सकता है और यह काफी जोखिम भरा है, तुम्हें जल्दी से अपने बैरियर और प्रोटेक्शन को बढ़ाना चाहिए। नोटिफिकेशन आता है जिसे देखने के बाद ली अपने मन में सोचता है वास्तव में मेरी प्रोटेक्शन काफी कमजोर है, मुझे इसे पहले सुधार करना चाहिए। वर्तमान में फसल स्तर से बहुत अधिक पॉइंट मिला है, मुझे अपने बैरियर को बढ़ाना चाहिए। फिर वह अपने घर और फार्म के बैरियर को लेवल 2 का बना देता है। फिर उसके बाद 500 पॉइंट खर्च करके अपने बैरियर के ऊपर इलेक्ट्रिक फेंसेस को भी लगा देता है और उसके बाद एक और रोबोट को खरीदता है जो कि शायद कैमरे जैसा दिख रहा है। फिर वह अपने मन में सोचता है बैरियर तो पहले से मजबूत कर दिया है, लेकिन मुझे हानान के लिए कुछ मैकेनिकल गार्ड लेने की जरूरत है। फिर वह सिस्टम में चेक करने लगता है। फिर उसे 3500 पॉइंट का एक मैकेनिकल डॉग दिखता है। ली सोचता है मेरे पास इसके लिए पर्याप्त पॉइंट नहीं है। ली अपने मन में सोचता है अगर मैं गोडाउन में रख के अनाज बेच दूं तो लगभग पॉइंट हो जाएंगे, यदि मेरे पास अंक खत्म हो जाएगा तो मैं फिर से पॉइंट्स को कमा सकता हूँ। उसके बाद वह 2 मैकेनिकल गार्ड को खरीद लेता है, एक तो डॉग होता है। फिर मैं इस बर्ड के ग्रेड्स बता दूं, इसकी स्पीड 5 होती है और डैमेज 3 और डिफेंस 1, अटैक मेथड शूटिंग होता है इस बर्ड का। फिर उस डॉग का जो कि लेवल 2 का मैकेनिकल बीस्ट होता है जिसकी स्पीड 4 होती है, डैमेज 6 और डिफेंस 5, अटैक मेथड शूटिंग और बाइट होता है। ली सोचता है मैकेनिकल बर्ड गिरते हुए पत्ते को कुचल दो, जिससे वह बर्ड तेजी से उड़ते हुए जाती है और उन पत्तों को बीच से काट देती है। ली सोचता है इतनी सटीकता से इन पत्तों को इसने काट दिया। फिर वह सोचता है अब हवाई हमले से बचने का तरीका है इस बर्ड के द्वारा। फिर वह अपने डॉग को कहता है अब जमीनी हमले से बचा जाए। फिर वह अपने डॉग से कहता है उस पत्थर को तोड़ दो। हम लोग देखते हैं वह डॉग अपने मुंह में एनर्जी इकट्ठा करने लगता है और अपने मुंह से उस स्टोन पर अटैक कर उन्हें टुकड़े टुकड़े में बांट देता है। ली सोचता है अब मैं बहुत अधिक राहत महसूस कर रहा हूँ, अब मुझे चिंता नहीं करनी होगी हानान के बारे में। फिर वह हानान के पास उस व्हाइट डॉग मैकेनिकल डॉग को भेज देता है। ली बताता है अब से यह डॉग तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी सुरक्षा करेगा, इसे नया नाम दो। ली बताता है इसे जियाओ बाई कहने के बारे में क्या ख्याल है। हानान भी थोड़ा खुश हो जाती है। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है तियान रैन बिल्डिंग में। वहाँ पर कोई कहता है नियंत्रण से बाहर हुआ नमूना को साफ कर दिया गया है, केवल संख्या 7 का डेटा लगातार बढ़ रहा है। अब यह 5 mm मोटी स्टील प्लेटों में आसानी से छेद करने में सक्षम है। फिर एक दूसरा पर्सन कहता है दूसरी तरफ कैसा चल रहा है। फिर वह पर्सन बताता है वाइस प्रेसिडेंट पहले से ही डॉक्टर उपकरण दान करने में हमारी विफलता से बहुत संतुष्ट हैं, अगर उसे पता चला गया तो इसकी सूचना प्रधान कार्यालय को देना बुरा होगा। फिर हमें इस पर्सन का इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है जो कि तियान रैन फार्मास्यूटिकल कंपनी के जनरल मैनेजर बताता है यह बस एक छोटी सी लड़की है, बस इतना ही, अन्यथा यह गुप्त रूप से किया गया था और यदि वह जांच करना चाहती थी तो उसे जानना होगा कि
कहाँ से शुरू करना चाहिए। वह पर्सन कहता है हाँ, लेकिन वह लड़की हेड ऑफिस है, मतलब ऑफिस की हेड है। जनरल मैनेजर कहता है ठीक है, चेन नान से कहीं कि वह रेन जियाओ पर नजर रखे, उसे मेरे व्यवसाय बर्बाद मत करने दो। वह पर्सन कहता है ठीक है। फिर वह इंसान वहाँ से चला जाता है। जनरल मैनेजर सोचता है शायद वहाँ पर एक ग्रेट ट्रेजर है। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है। हम लोग दो लड़कियों को देखते हैं। उनमें से एक लड़की कहती है कहाँ पर जनरल मैनेजर है। दूसरी लड़की कहती है मुझे माफ करे वाइस प्रेसिडेंट रैन, बट जनरल मैनेजर अभी कंपनी में नहीं है। और वह लड़की बताती है वाइस प्रेसिडेंट रैन, आप हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, रुकिए वाइस प्रेसिडेंट। फिर वह जनरल मैनेजर के ऑफिस में आ जाती है और बताती है लियांग तियान, तुम्हारे सुअर के दिमाग में क्या चल रहा है। फिर हमें इसका इंट्रोडक्शन बताया जाता है जिसका नाम रेन जियाओ होता है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट होती है इस कंपनी की। वह बताती है अब जबकि पूरे दक्षिण क्षेत्र में मेडिकल व्यवसाय बंद हो गई है, एक मेडिकल कंपनी के रूप में तुमको अब अपने कर्मचारियों को हॉस्पिटल के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करने और उपकरण और दवाओं दान करने के लिए नियुक्त करना चाहिए, जानवरों पर प्रयोग करने में व्यस्त रहने के बजाय। जनरल मैनेजर बताता है वाइस प्रेसिडेंट, यह जनरल मैनेजर का ऑफिस है, मुझे डर है कि आपके लिए इस तरह सीधे प्रवेश करना उचित नहीं है, और मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मुझे अपने बिजनेस से का एक ही पर्पस है, प्रॉफिट को कमाना हर चीज से। मुझे नहीं लगता आज का मेडिकल इस विनाशकारी बीमारी के बारे में कुछ कर सकता है। रैन कहती है क्या? जनरल मैनेजर बताता है आप कंपनी के शेयर धारक भी हैं और लाभ में अपने अधिकार का आनंद लेते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं अगर हम कोई समाधान विकसित कर सकते तो यह कितना फायदेमंद होगा? रैन पूछती है तो क्या प्रोजेक्ट तेजी से चल रहा है? यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने भी अभी तक कोई प्रभावी दवा विकसित नहीं की है। फिर मुझे आपके प्रयोगशाला में जाना होगा। जनरल मैनेजर बताता है मजाक कर रही हो, हम इसे इतनी तेजी से कैसे विकसित कर सकते हैं? यदि वाइस प्रेसिडेंट अधिक सहयोग करे सकें और इसे परियोजना में अधिक जनशक्ति का निवेश करें, मतलब पैसा इन्वेस्ट करें, तो प्रोसेस निश्चित रूप से तेज हो जाएगा। रैन बताती है प्रोजेक्ट में सहयोग करने से पहले मुझे जाकर इसकी जांच करनी होगी। जनरल मैनेजर बताता है आपका स्वागत है, मैंने एक निजी अनुरक्षक की व्यवस्था कर ली है। रैन बताती है मैं तब जाऊंगी। जनरल मैनेजर बताता है मैं तुम्हें बाहर देखूंगा। फिर रैन वहाँ से चली जाती है और उसके पास का एक मेंबर बताता है वाइस प्रेसिडेंट, द टेक्निकल टीम ऑफिस में आपका समय बहुत कम था और वह केवल एक रफ स्कैन ही कर सकते थे। ग्रेट लाइब्रेरी का रूम कार्यालय में नहीं है। रैन बताती है यह चालाक आदमी। फिर वह लोग कहीं जा रहे होते हैं। रैन बताती है पकड़े गए वैज्ञानिक से कोई बयान मिली है? वह पर्सन बताता है नहीं, जब भी वे अंदर और बाहर जाते हैं तो उनकी आंखों पर पट्टी बांधी होती है, लेकिन हमें की कार्ड मिल गया है। रैन बताती है बहुत अच्छा। फिर वह उसे डोर का कार्ड दे देता है। रैन अपने मन में सोचती है। फिर वह उस कार्ड को लेते हुए कहती है इन जगहों के अलावा कहाँ हो सकता है? यदि सबसे खतरनाक जगह सबसे सुरक्षित है, यहाँ पर हो सकता है। फिर वह कहीं पर चली जाती है जहाँ पर एक साइंटिस्ट बताता है मैं आपको एक्सपेरिमेंट को दिखाता हूँ। फिर वह उसे कहीं पर ले जाता है और कुछ एक्सपेरिमेंट को दिखा रहा होता है और बताता है यह नंबर 7 की एक्सपेरिमेंट है, बैच एक मात्र विशेष है जो निशान लगाता है। और वह डॉक्टर बताता है इसकी शक्ति 10 गुना बढ़ गई है। हालांकि यह एक फेल एक्सपेरिमेंट है क्योंकि यह अपना दिमाग खो चुका है, मतलब पागल हो चुका है। तभी उसके पास एक और साइंटिस्ट आता है और उसे कुछ बताने लगता है, जिसे हैरान होते हुए कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वह रैन से कहता है वाइस प्रेसिडेंट मुझे सच में माफ करे, लेकिन एक इमरजेंसी आई है इसलिए मुझे जाना होगा। मैं अपनी जगह इस साइंटिस्ट को आपको साथ भेजूंगा ताकि आप यह सब देख लें। रैन बताती यह बिल्कुल ठीक है, यह सिर्फ एक नियमित जांच है, मैं बस थोड़ा देर घूमेंगी और फिर वहाँ से चली जाऊंगी। फिर वह डॉक्टर कहता है मुझे डर है कि यह नियमों के विरुद्ध है। रैन बताती है हम सभी सर्विलेंस कैमरा की निगरानी में हैं, आप चिंता मत करें, जल्दी जाओ और देर मत करो, मुझे लगता है कि यह कोई इम्पोर्टेंट है। फिर वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं और बताते हैं ठीक है हम हर समय आपकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। फिर रैन अपने कानों में एक ईयरफोन लगाती है और बताती है यह काम करने का समय है। फिर वहाँ पर कोई हैकर बैठा होता है जो कि कहता है ठीक है। फिर वह सर्विलेंस कैमरा को हैक कर लेता है
और बताता है सर्विलेंस कैमरा हैक हो चुका है। रैन बताती है नॉर्थ ईस्ट की कोने की जांच करो। फिर वह हैकर बताता है दीवार में कोई खोखलापन या ऐसा कुछ होना चाहिए जिसे नीचे दबाया जा सके। फिर रैन वहाँ पर चेक करती है और उसे एक बटन टाइप मिल जाता है। फिर वह हैकर बताता है आपके पास केवल 30 मिनट हैं। फिर वह अपने कार्ड को वहाँ पर लगाती है जिससे वहाँ का डोर खुल जाता है जो कि एक सीक्रेट डोर होता है। रैन इसे देखकर थोड़ा हैरान हो जाती है और अंदर चली जाती है। वह हैकर पूछता है वाइस प्रेसिडेंट वहाँ कैसा है। रैन बताती है यह अनुमान से भी बदतर है, वहाँ पर कई सारे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं। वह हैकर पूछता है क्या मुझे मुख्य कार्यालय में इसे रिपोर्ट करना चाहिए। रैन बताती है 1 मिनट रुको। फिर वह कुछ देखकर हैरान हो जाती है। फिर वहाँ पर हम लोग देखते हैं एक मरमेड और एक ह्यूमन जिसका लोग म्यूटेशन बना रहे होते हैं यह लोग। फिर वहाँ पर एक कार्ड को देखती है जिस पर लिखा होता है जोंगलिन 51 प्रोजेक्ट नंबर। जोंगलिन लिन की ही गर्लफ्रेंड का नाम है। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग ली को देखते हैं। फिर ली को नोटिफिकेशन आता है रेडिएशन रजिस्ट्रेशन ग्रेड के मकई तैयार हो चुका है, इसे काट लो। फिर हान को देखते हैं। ली बताता है हान और ब्लैक डॉग रात के खाने के लिए काम जल्दी खत्म करने में मेरी मदद करो। हान खुश होते हुए कहती है बड़े भाई मैं इसे बाद में ग्रिल करके खाना चाहती हूँ। ली बताता है हाँ आप पहले से ही भूखे हैं। हान बताती है मैं मकई को तोड़ते तोड़ते भूख लग गई है मुझे। ली बताता है मैं तुम्हारे लिए मक्खन के साथ कुछ भुने हुए मकई को बनाऊंगा। हान भी खुश होते हुए कहती है ठीक है। फिर वह मकई को भूजने लगता है। हान बताती है बड़े भाई अगर मैं इसी तरह खाती रहती तो मैं मोटे सुअर तो नहीं बन जाऊंगी ना। ली सोचता है दरअसल हाल ही में हान की भूख मुझसे ज्यादा हो गई है। ली बताता है यह विशेष फसल हमारी शारीरिक फिटनेस को बढ़ा सकती है। जैसे जैसे आपका शरीर बढ़ता है आपकी पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक से अधिक हो जाएगी और आप अभी भी बढ़ रहे हैं। अधिक खाना खाने से आपका वजन नहीं बढ़ेगा, इससे आप लंबे हो जाओगे। ली बता रहा होता है हान को। फिर वह अपने सिस्टम से चेक कर रहा होता है हान की एबिलिटी की। ली हान उम्र 6 ईयर, ताकत 10 और इंटेलिजेंस 11 और स्पीड 11। ली अपने मन में सोचता है कुछ दिनों तक रेडिएशन रजिस्ट्रेशन सब्जियों को खाने के बाद मेरी और हान दोनों की शारीरिक डेटा में बहुत बढ़ोतरी हुई है। अगर वह इसी तरह खाती रही तो वह किंग कॉन्ग में तो नहीं बदल जाएगी। फिर ली सोचता है अरे मैं इतना ज्यादा क्यों सोच रहा हूँ। हान खाते हुए बताती है यह ग्रिल्ड भुट्टे मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। ली हंसते हुए बताता है बड़ा भाई तुम्हें भुट्टे को मसालेदार बनाकर देगा। फिर ली को एक नोटिफिकेशन आती है एक विजिटर आया है तुम्हारे पास। ली अपने मन में सोचता है इस समय कौन मुझसे मिलने आ सकता है। फिर वह देखता है कि वहाँ पर जियाओ तियान आया होता है अंकल नान का बेटा। ली अपने मन में सोचता है क्या यह वह भोजन नहीं है जो मैंने उसे दिया था, वह क्या कर रहा है यहाँ पर। और इस सीन में हम लोग देख रहे होते हैं ली बाहर आता है और बताता है तो जियाओ तियान तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जियाओ तियान बताता है बॉस ली उस दिन आपने मेरे परिवार को कुछ इंस्टेंट नूडल्स दिए थे और मेरे पिताजी ने कहा था कि हमें यह एहसान वापस देना चाहिए, मतलब चुकाना चाहिए, और मेरे परिवार को अभी अभी कुछ खाना मिला है इसलिए मैं इसे आपके लिए लाया हूँ। ली बताता है ठीक है। ली पूछता है तुमको यह सब खाना कहाँ से मिला। जियाओ तियान बताता है अगर ईमानदारी से कहूँ तो मुझे यह हमारे आंगन में मिला, हो सकता है किसी रिश्तेदार ने या किसी दयालु व्यक्ति ने यह चुपचाप भेज दिया हो। जियाओ तियान बताता है वैसे भी बस आपका एहसान चुकाना था और मैं कुछ और पूछना चाहता हूँ, क्या यह ठीक रहेगा। ली पूछता है ठीक है तुम्हें क्या पूछना है। जियाओ तियान बताता है मैंने सुना है कि दक्षिणी हिस्से में बाहरी इलाके में एक नया अनाज का दुकान खुला है और इसमें अभी भी कुछ अनाज बाकी है। मैं आपका ट्रक उधार लेना चाहता हूँ और कुछ खरीदना चाहता हूँ। ली बताता है ठीक है तुम इसे उधार ले सकते हो। जियाओ तियान बताता है ठीक है मेरे पास अभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो क्या आप चल सकते हैं। ली बताता है तो तुम चाहते हो ट्रक और ड्राइवर दोनों को उधार लेना चाहते हो। जियाओ तियान बताता है नहीं यह बहुत देर तक नहीं होगा। ली अपने मन में सोचता है मैं हाल ही में खेत में फंस गया हूँ। मूल रूप से मैंने स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए कुछ दिनों में शॉपिंग सेंटर जाने का योजना बना रहा था। अभी जल्दी ही है इसलिए मैं उसे अपने साथ वहाँ ले जा सकता हूँ और वैसे भी घर पे मैकेनिकल गॉड के साथ हान अकेले होने पर भी वह सुरक्षित रहेगी। ली बताता है ठीक है आखिरकार हम पुराने परिचित हैं लेकिन मुझे हान के लिए खाना बनाने के लिए दोपहर से पहले वापस आना होगा।
जियाओ बताता है ठीक है, मैं आपको परेशानी नहीं देना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे माफ करना। ली बताता है ठीक है, यहीं पर इंतजार करो, मैं ट्रक को निकालता हूँ। फिर ली हानान के पास आता है और बताता है घर पर रहना और अगर कोई बुलाए तो दरवाजा मत खोलना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। हानान बताती है चिंता मत करो बड़े भाई, मैं और जियाओ भाई अद्भुत हैं। ली पूछता है ये जियाओ भाई कैसे बनी? हानान बताती है क्योंकि यह एक उन्नत मशीन है, मैंने इसे आजमाया और इसने बम के साथ बड़ी चट्टानों को उड़ा दिया, यह बहुत है। ली बताता है ठीक है बड़े भाई, और आप और जियाओ शॉपिंग सेंटर जा रहे हैं, आपके लिए वहाँ से कैंडी भी लेकर आएंगे। हानान बताती है ब्रदर जियाओ, मैं उन्हें नमस्ते कहना चाहती हूँ। ली उसके गाल को खींचते हुए बताता है किस लिए? आप मैकेनिकल डॉग को बाहरी लोगों के सामने नहीं दिखा सकती। हानान बताती है बेशक मुझे पता है, मैं पहले से ही 6 साल की हो चुकी हूँ, अब मैं बच्ची नहीं रही। घर पर बड़े भाई के अलावा मैं किसी और से बात नहीं कर पाती, इसलिए मुझे यहाँ पर दम घुटता है। ली कहता है ठीक है। फिर ली वहाँ से अपने फार्म से ट्रक को निकाल लेता है। हम लोग देखते हैं ली के कार में हानान भी होती है और वह जियाओ को देखकर कहती है ब्रदर जियाओ, आपका शरीर ऐसा कह ही रही होती है। तभी पीछे से ली उसके सर को पकड़ता है और कहता है ठीक है, कार से बाहर निकलो और उसे अंदर आने दो ताकि हम जल्दी से जाएं और वापस आएं, ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बना सकूं। हम लोग देखते हैं ली और जियाओ वहाँ से जा रहे होते हैं और हानान पीछे खड़ी होती है और बताती है कितना बदबूदार बड़ा भाई है, मैंने नमस्ते भी नहीं किया ब्रदर जियाओ को। फिर वह वहाँ से जाते हुए कहते हैं इसे भूल जाओ, चलो कार्टून देखते हैं। हम लोग देखते हैं ली और जियाओ वहाँ से जा रहे होते हैं। ली अपने मन में सोच रहा होता है बेवकूफ लड़की, मुझे पता था कि उसका मुंह खुल जाएगा। जियाओ बताता है बॉस ली क्या हानान को घर पे अकेले छोड़ना ठीक है? दुनिया अब बहुत क्रूअल हो चुकी है, मुझे डर है कि अगर कुछ बुरे लोगों ने खेत को निशाना बनाया तो क्या हानान खतरे में नहीं होगी? ली बताता है बिना पैसा और बिना भोजन के मेरे छोटे से खेत को कौन ही निशाने पर बनाएगा? जियाओ बताता है फिर भी बॉस ली, क्या आपको हानान के लिए कुछ आत्मरक्षा उपकरण नहीं छोड़ने चाहिए थे? ली बताता है हानान केवल 6 साल की है, भले ही उसके पास आत्मरक्षा का हथियार हो, लेकिन वह नहीं जानती कि इसका यूज कैसे किया जाए। ली अपने मन में सोचता है और वैसे भी अभी खेत से ज्यादा सुरक्षित कोई और जगह नहीं है। ली बताता है लेकिन मैंने फार्म गेट को इलेक्ट्रिक वायर से ढक दिया है, इसलिए कोई भी अंदर नहीं घुस सकता, उसके बारे में चिंता मत करो। जियाओ बताता है हाँ यह तो राहत की बात है। फिर जियाओ किसी को मैसेज करने लगता है। ली भी उसे ऐसा करते हुए देख रहा होता है, जिसे देखकर जियाओ थोड़ा घबरा जाता है और बताता है मुझे डर है कि मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं अपने दोस्तों से कुछ उधार मांग रहा था। ली उसे घूरते हुए देख रहा होता है। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग ली और ब्लैक डॉग को देखते हैं जो कि किसी कार्टून को देख रहे होते हैं। हानान बताती है यह सही है ब्रदर जियाओ अपना रंग बदल सकते हैं। हानान अपने डॉग को पकड़ते हुए बताती है यह हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि ब्रदर जियाओ भी रेम्बो वॉरियर के मेंबर हो, और ऐसा कहकर वह खुश होने लगती है। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग ली को देखते हैं। ली कुछ पैसे को निकाल कर जियाओ को देने लगता है और बताता है इसे ले लो। जियाओ इसे देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी ली बताता है मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, तो आप इसे भी दे सकते हैं। जियाओ बताता है नहीं मैं नहीं ले सकता बॉस ली, आपने मेरे परिवार की बहुत मदद की है, मैं अभी आपके से पैसे कैसे ले सकता हूँ? ली उसे देते हुए कहता है बस इसे रख लो। ली बताता है ठीक है, बकवास करना बंद करो, मुझे अभी भी गाड़ी चलानी है। जियाओ बताता है बॉस ली, मैं आपकी दयालुता का बदला अवश्य चुकाऊंगा। हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक असिस्टेंट बता रही होती है 500 मीटर आगे बढ़ो, मतलब वह गाइड कर रही होती है शॉपिंग मॉल को। फिर बताती है 300 मीटर से दाएं मुड़ना है। फिर हम लोग देखते हैं फिर वह बताती है 200 मीटर से बाएं मुड़ जाना है। फिर वह बताती है 100 मीटर से दाएं मुड़ जाना। तभी हम लोग देखते हैं जियाओ स्टीयरिंग व्हील को अपनी ओर खींचने लगता है और बताता है बॉस ली, दाहिनी ओर की सड़क बंद हो गई है, चलो बाईं ओर से चलते हैं। ली उसे कुछ देर देखता है और बताता है यह सच नहीं है, मैं अक्सर इस सड़क से यात्रा करता हूँ और यह टाउनशिप की एक मुख्य सड़क है, इसलिए किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा के बिना इसे बंद करना असंभव है। आपने यह समाचार कहाँ से सुना? जियाओ बताता है यह एक मित्र था जिसने मुझे बताया था। ली गुस्से में बताता है
है कौन सा दोस्त, उसे कॉल करो और मुझे सुनाओ उसकी बातें। जियाओ तियान बताता है मिस्टर ली कृपया पूछना बंद करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, अभी मुड़े इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हम लोग देखते हैं जियाओ तियान घबराते हुए कहता है कृपया बस एक बार मुझ पर विश्वास करो। ली भी थोड़ा हैरान हो जाता है, फिर अपनी गाड़ी को यूटर्न मतलब किसी और डायरेक्शन में भगाने लगता है। फिर हम लोग देखते हैं एक पर्सन उनकी गाड़ी पर नजर रखे हुए होता है और बताता है डैम इट तेरी की यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर वह बताता है उस छोटे से कमीने की हिम्मत कैसे हुई अपनी बात से मुकरने की। पीछे वाला पर्सन बताता है ब्रदर नान अब हमें क्या करना चाहिए। फिर ब्रदर नान किसी को कॉल लगाते हुए बताता है सौभाग्य से मैं तैयार था। फिर वह किसी को कॉल लगाते हुए बताता है लक्ष्य आपकी ओर बढ़ रहा है, याद रखने आपको उन्हें रोकना ही होगा। मिस्टर लियांग ने कहा है कि उन्हें जीवित रखना होगा। फिर वह पर्सन कहता है मैं समझ गया। ब्रदर नान बताता है पीछे मुड़ो और उन्हें रोको, उन पर सामने से हमला करो और दूसरा टीम पीछे से हमला करो और उन्हें रोको। मैं देखना चाहता हूँ कि वह कैसे बच निकलते हैं आज। फिर वह पूछता है क्या तलाश चल रही है मुझे बताओ। फिर हम लोग जियाओ तियान को देखते हैं जो कि रोते हुए बताता हुआ है मैं माफी चाहता हूँ, मैंने तुम्हें बेच दिया, यह सब मेरी गलती है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। और रोने लगता है और बताता है वे मेरे पिताजी को ले गए हैं। ली कहता है पहले शांत हो जाओ जियाओ, कौन है वे और वे आपसे क्या चाहते हैं। हम लोग देखते हैं जियाओ तियान रो रहा होता है और बताता है वे तियानरान के लोग हैं, वे जानते हैं कि तुम्हारे पास जहर की दवा है, इसलिए उन्होंने तुम्हें धोखे से खेत से बाहर निकालने के लिए मुझे बुलाया और जब तुम दूर होंगे तो वे हानान को किडनैप कर लेंगे ताकि वह उसके द्वारा तुम्हें मजबूर कर सके। ली गुस्से में हो जाता है, मतलब ली गुस्सा थोड़ा हो जाता है और बताता है वे केवल 6 साल की है, मेरे बारे में भूल जाओ जियाओ, लेकिन तुम 6 साल के बच्चे का मतलब किडनैप कैसे कर सकते हो। जियाओ तियान बताता है मुझे नहीं पता था, उन्होंने मेरे पिताजी को जान से मारने की धमकी दी, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तभी हम लोग देखते हैं ली के गाड़ी के पीछे से एक और गाड़ी आने लगती है। जियाओ तियान बताता है डैम इट वे पहले से ही हमें पकड़ चुके हैं। ली बताता है शट अप। ली बताता है गुस्से में ये सभी बातें जो तुमने अभी अभी मुझसे पूछी थी वे सब केवल मेरी परीक्षा लेने के लिए था। ली बड़े गुस्से नजरों से उसकी तरफ देखते हुए बताता है यह पता लगाने के लिए कि फार्म पर उन लोगों के लिए सुरक्षित है या नहीं। तो जब तुम अभी अपने फोन से खेल रहे थे तो तुम उन लोगों को मैसेज कर रहे थे ना। तभी हम लोग देखते हैं हानान और जियाओ बाई को ब्लैक डॉग किसी और देख रहा होता है। हानान पूछती है तुमको क्या दिख रहा है जियाओ बाई। तभी हम लोग देखते हैं फार्म के बाहर एक जेसीबी और कुछ लोगों को। जियाओ तियान बताता है मुझे सच में माफ करे, बस उन्हें वह दवा दे दो, वे लोग बहुत सारे हैं, हम लोग बच नहीं सकते। ली बताता है जियाओ तियान मैं बहुत निराश हूँ, मैं तुम सभी को मारना नहीं चाहता, लेकिन हानान के साथ ऐसे करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। जियाओ तियान रोते हुए बताता है मुझे माफ करे, मुझे इसका अफसोस है, लेकिन वे मेरे पिताजी को ले गए हैं, कृपया मुझे वह दवा दे दीजिए। ली गुस्सा करते हुए बताता है मैं आपका हिसाब बाद में करूंगा। हालांकि अनफॉर्चुनेटली ली बताता है हालांकि दुर्भाग्य से उनमें से कोई भी जो मेरे फार्म के अंदर जाएगा उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक और कमेंट करो।